Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का अवर पास्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट हाउ वेन एंड वेयर का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके पहले हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर हाउ वेन एंड वेयर के हम ऑलरेडी वन वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हिस्टोरियन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हिस्टोरियंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मैटर करता है, यानी कि उनके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएशन ऑफ हिस्ट्री विथ डेट्स, हिस्ट्री का डेट्स के साथ क्या एसोसिएशन है, क्या संबंध है, ये भी हमने बात जानी थी। और ये भी देखा था कि डेट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो भी वो डेट सिलेक्ट करते हैं, यानी अपनी कहानी लिखते वक्त, अपनी स्टोरी, अपना इवेंट लिखते वक्त तो जो भी बातें लिखते हैं उसमें जो डेट सिलेक्ट करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होते हैं, किस आधार पर वो डेट सिलेक्ट करेंगे, कैसे वो हिस्ट्री लिखेंगे। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, यदि आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाइए, पहले उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। और देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम हिस्ट्री लिखते कैसे हैं। हाउ डू वी राइट हिस्ट्री। वी मतलब हिस्टोरियंस और हम ह्यूमंस ही हैं, इसलिए इसकी बात हम बार बार वी करते हैं, ठीक है। तो हम हिस्टोरियंस लिखते कैसे हिस्ट्री को, कैसे हम इसे हिस्ट्री को लिखते हैं कि पहले शुरुआत कैसे करते हैं, फिर उसका मिड में क्या होता है और फिर लास्ट एंडिंग कैसे करते हैं अपने हिस्ट्री के, अपने उस स्टोरी इवेंट के, ठीक है। ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसको पीरियडाइज कैसे करते हैं, यानी हमने ये कैसे डिसाइड किया कि स्टार्टिंग में क्या लिखना है, हमने ये कैसे डिसाइड किया कि मिडिल में क्या लिखना है और एंडिंग में क्या लिखना है। तो यही हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हाउ डू वी राइट हिस्ट्री, ठीक, ये बात हम करने वाले हैं। तो हाउ डू वी राइट हिस्ट्री, तो सबसे पहली बात ये कि हम हिस्ट्री कैसे लिखते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री वी डिवाइड इनटू पार्ट्स। जी हाँ, जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। व्हेन वी राइट हिस्ट्री वी डिवाइड इनटू पार्ट्स। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, ठीक है, जब भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं वी डिवाइड इट इनटू पार्ट्स या चैप्टर, इनटू पार्ट्स या फिर चैप्टर, ठीक है। हम लिख लेते हैं पार्ट्स में कि ये स्टार्टिंग का पार्ट है, ये मिडिल का पार्ट है और ये एंडिंग का पार्ट है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि हम हिस्ट्री कैसे लिखते हैं। हम हिस्ट्री लिखते हैं व्हेन वी राइट हिस्ट्री वी डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमें हिस्ट्री लिखना है ना, हम हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उसको पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं, वी डू दिस, ये क्यों करते हैं, ताकि हम एक एक इवेंट को इंपॉर्टेंस दे पाए, महत्व बता पाए कि हाँ ये स्टार्टिंग का है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिडिल का है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये एंडिंग है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता रहता है, ठीक है। वी डू दिस टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच पार्ट और चैप्टर, है ना, हर एक पार्ट और चैप्टर को इंपॉर्टेंस हम दे सके, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो ये बात होगी। सबसे पहली बात यही जो हमने आपको बताई कि व्हेन वी राइट हिस्ट्री वी डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दूसरी बात कि वी डू दिस टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच पार्ट ऑफ चैप्टर, ईच पार्ट ऑफ चैप्टर, हमने उस हिस्ट्री के जो लिखे हमने हिस्ट्री, उसके हर एक पार्ट को महत्व देने के लिए, उसके हर एक पार्ट को सही इंपॉर्टेंस देने के लिए, उस चैप्टर को सही बात बताने के लिए हमने क्या किया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसे पार्ट्स में हम लिख ले देखते हैं। इससे क्या होता है, हम फोकस कर पाते हैं इवेंट पर। वी फोकस ऑन सच इवेंट्स, वी फोकस ऑन सच इवेंट्स, हम उन इवेंट्स पर फोकस कर पाते हैं। वी फोकस ऑन सच इवेंट्स विच हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी, है ना। अगर हम हिस्ट्री को, सबसे पहली बात तो ये कि हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में लिखते हो, ठीक। दूसरा, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम एक एक पार्ट को इंपॉर्टेंस दे पाए। और इससे क्या होगा, वी फोकस ऑन सच इवेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्टोरी, है ना। इससे क्या होता है, हम फोकस कर पाते हैं उन इवेंट्स पे विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टोरी, जो हमारे स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी या फिर हम इसे इवेंट भी कर सकते हैं। स्टोरी मतलब कहानी नहीं कि इमेजिनेशन वाली या मनगढ़ंत है, भाई ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री वही जो हो चुका है, सत्य है, परम सत्य, एकदम इसमें कुछ झूठ नहीं लिखा जाएगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो चुका है और जो पास्ट में हुआ है उसे ही लिखते हैं। और एक बात तो आप भी जानते होंगे, हिस्ट्री मींस पास्ट, है ना। फ्यूचर का चीज तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हिस्टोरियंस मतलब जो हुआ है उसका डेट वेट सिलेक्ट करके पूरा ताम झाम करके पूरा जान के उसके बाद लिखते हैं ना। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं और प्रेजेंट में जो चल रहा है उसे तो लिखा नहीं जाता, प्रेजेंट वाला तुरंत पास्ट बन जाता है। जैसे कल हमने जो पढ़ा था वो हमने बोर्ड पे स्टार्टिंग में लिखा था, तो हमारे लिए क्या होगी, हिस्ट्री होगी। हमने पूरा टॉपिक लिखा क्या, नहीं लिखा, हमने टॉपिक के सिर्फ मेन नाम लिखे। इससे क्या पता चलता है कि हमने वो टॉपिक सिलेक्ट किया जिससे हम पूरा पास्ट दोहरा पाए थोड़े ही समय में, ठीक है। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री लिखा।
अब अगर आपको एग्जांपल देकर हम बताएं कि हिस्टोरियंस ऐसा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, देखो अगर आप बात करेंगे किसी मान लीजिए महान राजा के बारे में, तो क्या आप उस राजा की जनता के बारे में जान पाएंगे, या उस राजा के माता पिता के बारे में पूरा फोकस रहेगा, क्या नहीं होगा। और खासकर बात करें अगर जैसे ब्रिटिश हिस्ट्रियन जो हिस्ट्री लिखते थे उसमें वो अपने गवर्नर जनरल की बात करते थे, हमने ये पढ़ा। तो जब वो अपने गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं ब्रिटिश अपनी हिस्ट्री लिखते वक्त, तो क्या वो हम इंडियंस को उसमें जगह देंगे हिस्ट्री लिखने वक्त? भाई स्टोरी गवर्नर जनरल की है, कहानी उसकी है, अपनी पिक्चर का हीरो वो है, तो बात साइड लोगों की क्यों होगी, हम लोग की बात क्यों होगी, हम इंडियंस की बात क्यों करेंगे वो? क्योंकि उसमें उनकी हिस्ट्री में, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में हीरो कौन है? गवर्नर जनरल है उनका, ठीक है। तो वो लोग उसकी बात करते हैं, उस पर ही फोकस लगाते हैं, उसको इंपॉर्टेंस मिलती है, जबकि हम लोग का उसमें कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, ठीक है, जो भी गवर्नर जनरल्स होंगे ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उसमें हम लोग को वैल्यू नहीं देंगे, दिए होंगे ना। ब्रिटिश हिस्टोरियंस निग्लेक्टेड इंडियंस, ठीक है, इंडियंस को उन्होंने दूर कर दिया। वो अपने गवर्नर जनरल को हीरो दिखाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि उनके गवर्नर जनरल कितने बेस्ट हैं, और उन्होंने क्या किया, हम इंडियंस को उनके गवर्नर जनरल की स्टोरी में से हटा दिया। तो इतना हमने बात सीखा कि ऐसा होता है, ठीक है। और बताते हैं कि हिस्टोरियन लोग क्या करते हैं, कभी भी हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो भी हिस्टोरियन लोग होते हैं वो हिस्ट्री को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि खासकर तीन, पहले हम आपको बता चुके हैं कि हिस्ट्री तीन भागों में डिवाइडेड है। कौन सी तीन भागों में? एक एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आती है मिडिवल हिस्ट्री, और फिर आता है हमारा कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमको याद क्या रखना है कि हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू पार्ट्स, हिस्ट्री इनटू पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से पार्ट में? इसमें आप देखेंगे तो एंशियंट यानी प्राचीन, एकदम पुराना, फिर आता है मिडिवल यानी कि मध्यकालीन, एंड मॉडर्न यानी कि नवीन। मॉडर्न नहीं बोला तो आज का नहीं, मॉडर्न नहीं बोला तो लगभग 200-400 साल 500 साल पुराना वाला मॉडर्न में आ जाता है। जी हाँ, 200 साल का, 400 साल का, 500 साल का, ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन उसके पहले जो हुआ वो हमारे लिए मिडिवल हिस्ट्री, और उससे भी पहले जो हुआ वो एंशिएंट हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आदि मानव, एनिमल से ह्यूमन बनने की जो कहानी है वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री होगी। फिर हम लोगों ने एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे डेवलप किया, हड़प्पा वगैरह का, ये मिडिवल हो गया। और उसके बाद जो कॉलोनाइजेशन वाला है, ब्रिटिशर्स वाला है, मुगल वाला है, वो सब क्या हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को, इतने पार्ट्स में बना दिया, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर होती है कि कैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया। हमने अभी देखा कि हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है। पहली बात, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है? व्हेन वी राइट हिस्ट्री वी डिवाइड इनटू पार्ट्स, हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दूसरी बात, हम ऐसा इसलिए करते हैं, पार्ट में डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम अपने एक एक पार्ट को इंपॉर्टेंस दे पाए। वी डू दिस टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच पार्ट ऑफ चैप्टर, है ना, उसको इंपॉर्टेंस दे पाए। तीसरी बात, वी फोकस ऑन सच इवेंट, ऐसा करने से हम उन इवेंट्स पे फोकस करते हैं, उन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं विच आर आवर स्टोरी इवेंट, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, विच वी फोकस ऑन सच इवेंट विच फॉर आवर स्टोरी विच आर इंपॉर्टेंट, विच इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टोरी और इवेंट, हमारे स्टोरी और इवेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर हम फोकस कर पाएंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री लिखी जाती है। और तो और हमारे हिस्टोरियन ने, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ने क्या किया, जब भी उनके गवर्नर जनरल के बारे में लिखा तो उसमें इंडियंस के लिए कोई जगह नहीं है। और मान लो हमारे इंडियन हिस्ट्री ने हमारे इंडियन क्रांतिकारियों, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह के बारे में लिखा जाए, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में या ब्रिटिशर्स के बारे में कोई वैल्यू नहीं होगी। हम तो अपने ही फ्रीडम फाइटर की ब्रेवरी बताएंगे क्योंकि वो सच में ब्रेव थे, हम उनकी बातें ही करेंगे। तो सेम कहानी ऐसी है। और हमारे हिस्टोरियंस ने क्या किया, हमारे यहाँ सभी हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से तीन भागों में? पहला भाग एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि हम हिस्ट्री कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक को कि हम कैसे पीरियोडाइज करते हैं, यानी हिस्ट्री को कैसे पीरियड वाइज बांटते हैं, कैसे हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न डिसाइड करते हैं। इन्हीं सब बातों को चलिए डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाउ डू वी राइट, हिस्ट्री को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे पीरियोडाइज करते हैं। पीरियोडाइज करने का मतलब यह है कि जब भी एक पीरियड, मान लो कभी हिस्ट्री में लोगों की आइडियाज ऐसी थी, लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच ऐसी थी, फिर वो बदली,
तो जिस पीरियड में वो बदली वही हमारा दूसरा पीरियड हो जाता है, और फिर बदल गई तो तीसरा पीरियड हो जाता है। तो जब जब सोसाइटी की, पूरे ह्यूमंस की जब सोच बदलने लगती है, जमाना बदलने लगता है, तो वो जो बदलता है वो हमारा पीरियड भी चेंज होता है। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जैसे ही आइडियाज थॉट्स चेंज हुए सबके, उसी प्रकार से पीरियड भी चेंज हो गया। यानी एकदम पुराने आइडियाज थॉट है तो एंशिएंट, और फिर जब एंशिएंट वाले चेंज हो गए तो उसको मिडिल, और जब वो भी चेंज होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हिस्टोरियंस ने पीरियोडाइज किया है। ये तो बात हो गई। अब इसमें हमें पढ़ना है थिंकिंग ऑफ जेम्स मिल। जी हाँ, ये जो जेम्स मिल व्यक्ति है ना, इसकी सोच पढ़नी है। इसकी क्या सोच है, थिंकिंग ऑफ जेम्स मिल। ये विदेश से आया था इंडिया में। इस मूर्ख व्यक्ति की बात हम आपको बताते हैं, कैसा नालायक आदमी था, क्या सोचता था। इसके बहुत ही एकदम गलत विचार थे, गंदे विचार थे इस मनुष्य के। बताते हैं जेम्स मिल के बारे में। ऐसा बेवकूफ आदमी था जेम्स मिल। बताते हैं सबसे पहले कौन था ये, तो जान लीजिए कि जेम्स मिल कौन था। जेम्स मिल वो व्यक्ति था जिसका मानना था कि इंडियन लोग बहुत ही एकदम, इंडियन क्या पूरे एशिया के लोग, इस एशियन कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं ना, वो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के लो लेवल पे हैं। मतलब इंडियंस को आता जाता कुछ नहीं है, अनसिविलाइज्ड हैं, जानवरों जैसे रहते हैं, और ये खुद के ऊपर रूल भी नहीं कर सकते। हम ब्रिटिशर्स उनके ऊपर रूल करके महान कार्य कर रहे हैं, इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, मतलब हमको गुलाम बना के हम पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा कौन मानता है, जेम्स मिल। ऐसा नालायक मानता है ये। तो इसकी बात तो सुनना ही नहीं है, लेकिन फिर भी जानना तो पड़ेगा ये नालायक की सोच कैसी थी। तो जानिए कि जेम्स मिल जो है एक पॉलिटिकल फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट भी है, पॉलिटिकल फिलोसफर है। कौन है जेम्स मिल? ही वॉज ए इकोनॉमिस्ट। वो एक इकोनॉमिस्ट था। इकोनॉमिस्ट मतलब आर्थिक चीजें जानकारी रखता, पैसे वैसे की, है ना, देश अमीर गरीब होना, इसकी बारे जानकारी रखता। ही वॉज इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। अब फिलोसफर है तो आप समझ ही पा रहे, ज्ञान देना। फिलोसफर मतलब लंबा लंबा फेंकना, इसका काम ही होता है। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। ये इकोनॉमिस्ट है, साथ ही साथ पॉलिटिकल फिलोसफर है। ये बात तो क्लियर कि इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल फिलोसफर है, तो कुछ भी बात करेगा। ठीक है, इसका मानना क्या था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज है, इस जेम्स मिल का मानना है कि जितनी भी एशियन सोसाइटी है वो सभी क्या है, अपने लोवेस्ट लेवल पर है। सिविलाइजेशन की क्या हो, लोवेस्ट लेवल पर सोसाइटी, ऑल द सोसाइटी, एशियन सोसाइटी वर एट लोअर लेवल। किसका मानना है, जेम्स मिल का। ही थॉट, उसका मानना क्या था, वो क्या सोचता था, ही थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी। वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वैसे मेन तो इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा था ये, लेकिन बोलता था कि सारे एशियन। ही थॉट दैट ऑल एशियन कंट्रीज, या चाहे तो आप सोसाइटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोसाइटीज हम आगे लिख लेंगे। एशियन कंट्रीज और सोसाइटीज आर एट लोअर लेवल, एकदम निचले स्तर पर है, इनको कुछ नहीं आता, ऐसा इसका मानना था। पर ये मूर्ख भूल गया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इंडिया में थी, हजारों लाखों लोग विदेश से पढ़ने आते थे इंडिया में एंशिएंट टाइम पे, जब इनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, गिनती तक नहीं आती थी, तो हमारे यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी थी बड़ी बड़ी। हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स के आविष्कार तक हो गए, इनको पता तक नहीं था। हमने नंबर इन्वेंट किया, जीरो नंबर सिस्टम इंडिया का इन्वेंट किया हुआ, और ये मूर्ख कहता है कि एशियन कंट्रीज को कुछ नहीं आता, ये सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पर है। तो क्या सिविलाइजेशन, ये जेम्स मिल, ये लोग विदेशी लोग फटे फटे कपड़े पहनते हैं, आधे आधे कपड़े पहनते हैं, और हम लोग को कहते हैं कि हम सिविलाइजेशन के लो लेवल पे। पहले अपना देखना चाहिए लोगों को। तो ये जेम्स मिल क्या कहता है, पहली बात तो जान लीजिए जेम्स मिल है कौन। ये एक इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल फिलोसफर है। इसका क्या कहना है कि ऑल एशियन कंट्रीज, ऑल एशियन सोसाइटी जो भी है वो सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पर है, यानी कि इनको कुछ नहीं आता। यानी ये एशियन कंट्री वाले, ये इंडियन लोग, इनको ज्यादा कुछ आता नहीं है, ये लोग निचले स्तर पर रहते हैं, इनकी डेली लाइफ स्टाइल एकदम पुरानी है, प्राचीन, इनको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, ऐसा मानना है किसका, जेम्स मिल का मानना है। ठीक है, अब जेम्स मिल इकोनॉमिस्ट है और पॉलिटिकल फिलोसफर, आप समझ गए कि इसका मानना है कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं थे दुनिया में, तब तक पूरी दुनिया, पूरा एशिया क्या है, एकदम डार्केस्ट अंधेरे युग में जी रही है। इसकी गलतफहमी देखिए क्या होता है कि ब्रिटिशर्स नहीं थे तो कोई डेवलप ही नहीं था, यानी ब्रिटिशर्स थे तो सब डेवलप हो गए। यानी कि जब तक ब्रिटिशर्स आए नहीं इंडिया में, इंडिया को गुलाम नहीं बनाया, तब तक इंडिया क्या था, एकदम लोअर लेवल पर था, ऐसा इसका मानना है। पर ये मूर्ख भूल गया कि इंडिया को लूटने ही आए थे। अगर इंडिया में कुछ था नहीं तो इंडिया में आए काहे को, है ना। इंडिया को लूटने ही आए थे, गोल्डन बर्ड इंडिया नाम से जाना था, सोने की चिड़िया। इंडिया को लूटने आए लालची लोग, और कहते हैं बाद में कि इंडिया में कुछ नहीं था। इंडिया को लूट लो फिर बोलो कि इंडिया में कुछ नहीं था, ऐसे मूर्ख लोग हैं। ये इसका मानना क्या है, ही सजेस्टेड है, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, अब देखिए जेम्स मिल के अनुसार उसकी थिंकिंग बता रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू जेम्स। अभी पूरे इंग्लैंड की भी थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ जेम्स मिल के अपने विचार है। अभी मूर्ख आदमी है, अकेला आदमी, पागल आदमी कुछ भी सोच सकता है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, बिफोर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के पहले, बिफोर ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों के पहले,
होल यानी पूरा का पूरा समाज, होल सोसाइटी वॉज अंडर डार्केस्ट पीरियड, होल सोसाइटी वॉज अंडर डार्केस्ट पीरियड। ये मूर्ख कहता है कि ब्रिटिशर्स के पहले यानी कि अंग्रेजों के आने के पहले के पूरा का पूरा समाज, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, बिफोर ब्रिटिशर्स होल सोसाइटी वाज अंडर डार्केस्ट पीरियड, जो पूरा का पूरा समाज था वो डार्केस्ट पीरियड अंधेरे युग में था, कुछ नहीं आता था जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ब्रिटिशर्स आए, इंडियंस के ऊपर, एशियंस के ऊपर अत्याचार के, नया अत्याचार तो बोला कि इसने बोला कि एहसान किया, इनके ऊपर हमने गुलाम बनाकर इनके ऊपर रूल किया, इनको सिविलाइज बनाया, रहना, ढंग से बैठना, खाना पीना, ये सब सिखाया हमने इंडियंस को। ऐसा कौन बोलता है? ये मूर्ख बोलते हैं ना। ये जो विदेशी लोग सिर्फ ब्रेड खाते रहते बैठ के, पिज्जा बर्गर खाते रहते, वो लोग हम लोग को सिखाएंगे कि खाना कैसे खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, सिविलाइज कैसे रहते हैं, ये लोग हमको सिखाएंगे सभ्य लोग, ठीक है। तो ये जेम्स मिल का तरीका था। तो यहां पर आप जान लीजिए कि जेम्स मिल वो व्यक्ति है जो इंडिया के बारे में, एशिया के बारे में अपने विचार दे रहा है, पर्सनल थॉट्स है, ठीक है। क्या पर्सनल थॉट्स हैं कि वह पहले तो ये जाने वो कौन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल क्या है, वो फिलोसफर है, बहुत लंबी लंबी बातें करता है और काम कुछ नहीं करता, बस बोलने का काम है, इसका आइडिया सजेशन देने का। तो ही वॉज, जेम्स मिल वॉज ए पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट। उसका कहना यह है, ही थॉट दैट ऑल एशियन कंट्रीज और सोसाइटीज आर एट लोअर लेवल, जितनी भी एशियाई देश है, कंट्रीज है, खास इंडिया की बात कर रहा है वो, कि वो सब लोअर लेवल पे, निचले स्तर पर, उनको कुछ नहीं आता, उनको ना रहना पीना खाने का तरीका नहीं है, कपड़े पहनने के तरीके नहीं है, ढंग नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, मॉडर्न नहीं है ये लोग, ऐसा कहता है जेम्स मिल। उसका मानना है कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, उसका मानना है कि बिफोर ब्रिटिशर्स अराइव, ब्रिटिशर्स के आने के पहले सारा जो एशियन समाज है, सारी जो सोसाइटी है वो डार्केस्ट पीरियड में थी, यानी कि एकदम अंधेरे युग में थी, यानी करती कुछ नहीं थी, अंधेरे में डूबे रहती थी, ऐसा इसका मानना है ना। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, बिफोर ब्रिटिशर्स होल सोसाइटी वाज अंडर डार्केस्ट पीरियड, पूरा का पूरा समाज डार्केस्ट पीरियड में था, ऐसा मानना है किसका, इस जेम्स मिल का मानना है, ठीक है। बिल्कुल एक गलत है। इसने कहा कि ब्रिटिश समाज ने सबको सिविलाइज किया, ही सेड, उसने कहा कि ब्रिटिश समाज, ही सेड दैट ब्रिटिशर्स, इसने कहा कि ब्रिटिशर्स मेड एबल टू सिविलाइज पीपल, इसने कहा कि इंडियन लोग सिविलाइज हो गए, सभी को सिविलाइज, सभ्य बनाया, यानी हम लोग को बात करना नहीं आता था, हम लोग को रहना खाना पीना नहीं आता था, हमको लाइफ जीने का तरीका नहीं आता था, किसने सिखाया, ब्रिटिशर सिखाया, ऐसा किसका मानना है, जेम्स मिल। गलत फहमी इस मनुष्य की, इसको लगता है कि इसने हम लोग को सिखाया, पर ये भूल गए कि हम लोग का पैसा, सोना चांदी, रिसोर्सेज सब देखकर ये इंडिया को लूटने आए थे, जबकि इनके पास कुछ नहीं था, खुद भिखारी जैसे लोग थे, ठीक है। तो ये भिखारी लोग, लुटेरे लोग, चोर लोग हम लोग को सिखाएंगे कि क्या तरीके हैं, तो ठीक है। ये तो इसकी गलतफहमी है जेम्स मिल की। अगर अब ये जिंदा होता तो इसको पूरी गलतफहमी इसकी दूर हो जाती कि इंडिया स्टॉप पे पहुंच चुका है और ब्रिटेन जैसे देश के लोग, इसके खुद के देश लोग मरे जा रहे हैं, हम इंडिया जैसे लोगों से ट्रेड करने के लिए, हम इंडियंस से, चाइनीज लोगों से, तो हम एशियन लोग पीछे नहीं किसी से, यूरोप की कंट्री से भी हम बराबर ही हैं, उनके लगभग आगे हो जाएंगे कुछ सालों में, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने जेम्स मिल की थिंकिंग। जेम्स मिल कौन है, पॉलिटिकल फिलोसफर है, इकोनॉमिस्ट भी है। वो क्या है, उसका मानना है कि इंडियन सोसाइटी या एशियन सोसाइटी बहुत ही लोअर लेवल पर है सिविलाइजेशन, और उसका मानना है कि इंडियंस के आने के पहले ब्रिटिशर्स वगैरह ये सब जो थे बहुत हाई पोस्ट पर चलते थे, ये लोग इंडियंस को बहुत ही लोअर रखते थे, ये लोग इंडियंस को पढ़ना लिखना सिखाए, ये लोग इंडियंस को रहना बोलना खाना पीना ये सब सिखाए, सिविलाइज बनाया, ऐसा किसका मानना है, जेम्स मिल का मानना है। वो कहता है कि ब्रिटिशर्स ने ही इंडियंस को सिविलाइज किया है। तो ये हमने बात कर ली सबसे पहले टॉपिक कि हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी बात कर ली, और हम हिस्ट्री लिखते कैसे ये भी बात कर ली। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं। अक्सर हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल रूल, ये बात हम बार बार डिस्कस करते हैं, ऐसा टर्म हमारे माइंड में बार बार आते ही रहता है। तो क्या होता है कॉलोनी, क्या होता है कॉलोनियल रूल, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए व्हाट इज कॉलोनियल, व्हाट इज कॉलोनी। तो कॉलोनी क्या है, कॉलोनी का मतलब अगर कोई कंट्री, जैसे हम आपको समझा देते पहले कि अगर कोई देश है वो आप आता है आपके देश में और आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपने रूल्स रेगुलेशन लगाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल कंट्री बोलेंगे। जी हाँ, किसी दूसरे देश में जाना और वहां पर अपने रूल्स रेगुलेशन लगा देना जबरदस्ती, उनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानना, ये कॉलोनियल रूल कहलाता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कॉलोनियल मीन्स क्या होता है। कॉलोनियल मीन्स द कंट्री, कॉलोनियल रूल का मतलब द कंट्री विच इज अंडर द रूल और डोमिनेशन
ऑफ द अदर कंट्री। जी हाँ, ऑफ द अदर कंट्री। कॉलोनियल मीन्स क्या होता है? द कंट्री विच इज अंडर द रूल और डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्री। ये हो गया कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या बोलेंगे हम कि वो कंट्री जो दूसरे देश के अंडर है, गुलाम है, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, उसको पूरा दबा कुचला दिया, उसकी कोई बात नहीं सुनता। जैसे इंडिया गुलाम था, कॉलोनियल कंट्री थी कौन? ब्रिटिशर्स। वो हमारे देश में आए, हमारे रूल्स रेगुलेशन खत्म किए और अपने रूल्स रेगुलेशन हम पे जबरदस्ती थोप दिए और हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे। तो ये क्या हो गया? कॉलोनियल हो गया। और जिस रूल के अंडर इंडिया रह रहा था उसको क्या बोलेंगे? कॉलोनियल रूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात होगी कॉलोनियल की। तो आप ये समझिए कॉलोनियल रूल अच्छा होता है या नहीं होता है? तो आप क्लियरली डायरेक्टली सभी लोग बोलेंगे कि नहीं कॉलोनियल रूल तो बुरा होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, कॉलोनियल रूल बुरा होता है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कई बार जैसे आपने किसी दूसरे देश को हेल्प किया अपने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने में, तो क्या वो बुरा होगा? नहीं, जरूर नहीं कि हर बार कॉलोनियल बुरा ही हो। मैक्सिमम 99.9% कॉलोनियल तो बुरा ही करती हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो पहले पाकिस्तान में थी, फिर इंडिया ने उसको आजाद कराने में हेल्प की और उसको सारे रिसोर्सेज दिए, उसको हर वो सुविधा दी जिससे वो डेवलप हो सके। कभी उनके ऊपर अपने रूल्स नहीं थोपे, हमेशा उनको अपनी मर्जी से काम करने दिया, अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को डेवलप किया। लेकिन जब भी हेल्प लगी, उनको हेल्प की जरूरत थी, इंडिया ने हेल्प किया। तो हमने भी क्या किया? उनको हेल्प किया। तो हम कॉलोनियल कंट्री नहीं बने क्योंकि हमने उनकी हेल्प की, उनको डेवलप किया, उनकी मर्जी से जीने दिया, राइट टू फ्रीडम दिया उनको। ठीक है, तो ये कहलाता है कि नॉर्मल रूल है, कॉलोनियल रूल नहीं है, हेल्पिंग रूल है। ठीक है, लेकिन कॉलोनी का मतलब क्या? कॉलोनी मीन्स a country which is under the dominance of other country, which is under the rule of other country, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनी। और the country in which there is rule of another country, that is known as colonial rule। जी हाँ, वो रूल जिसमें दूसरी कंट्री डोमिनेट करती है नेबरिंग या उस नेटिव को, नेबरिंग नहीं, नेटिव को यानी लोकल कंट्री को, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल बोलते हैं। तो ये बात कर ली हमने कॉलोनी की और कॉलोनियल रूल की। अब पूछा जाए कि कॉलोनाइजेशन क्या है? व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कॉलोनाइजेशन मतलब वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम दूसरी कंट्री के ऊपर कैप्चर करते हैं, उनके ट्रेडिशन कल्चर को धीरे धीरे खत्म करके अपने ट्रेडिशन और कल्चर से रिप्लेस कर देते हैं, उसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। जी हाँ, उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, कॉलोनी बनाना कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने वही किया। हम लोग कभी ये क्रिसमस या फिर न्यू ईयर, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन ये सब नहीं मनाया करते थे क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे अलग फेस्टिवल होते थे। मैत्री दिवस था, हम फ्रेंडशिप डे नहीं मैत्री दिवस मनाते थे, यानी हमारा वो दोस्ती वाला दिन होता था हमारे इंडियन लोगों का। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन लगाए, जबरदस्ती लोगों को बोला कि आप अपना धर्म चेंज करो, क्रिश्चियन बन जाओ। लोगों को फोर्स किया कि आप ये फेस्टिवल मनाना बंद करो, आप क्रिसमस मनाओ, है ना। हम लोग बोल पटाखे से पोल्यूशन होता है, लेकिन जब न्यू ईयर पे पटाखे फोड़ते तो कुछ नहीं, और क्रिसमस के दिन हजारों लाखों पेड़ कटते हैं, करोड़ों पेड़ कटते हैं, तो कोई पोल्यूशन की बात नहीं करता। तो ये लोग हमारे फेस्टिवल ट्रेडिशन को जबरदस्ती चेंज करते हैं और अपने ट्रेडिशन कल्चर को हमारे ऊपर लागू कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। पूरी दुनिया में अपना ही रूल, पूरी दुनिया में अपने ही चीजों का काम का प्रचार प्रसार करना, यही कॉलोनियल रूल कहलाना चाहते हैं ये लोग। कौन लोग? ये हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो थे, मुगल्स भी ये लोग करते हैं। मुगल ने भी वही किया, सबका धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ कहा। तो आज जो भी दिखाई देते हैं सब उन्हीं की वजह से है, जो भी क्रिश्चियन दिखाई देते हैं सब उन्हीं की वजह से है। उन्होंने हमारे देश को लूटा और अपने रूल्स से जबरदस्ती लागू करवाए। तो इस तरह से सिस्टम देखने मिलता है। तो ये बात हो गई कॉलोनी की, कॉलोनाइजेशन की। हम इससे पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल क्या है। अभी आगे हमको पढ़ने मिलेगा इस पूरे चैप्टर में कि कॉलोनियल रूल इंडिया में कैसे आया, कॉलोनियल रूल वाले अत्याचार कैसे करते हैं, कैसे कॉलोनियल रूल वाले पूरा सोसाइटी को कंट्रोल करके उनमें जबरदस्ती रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं अपने वाले, और कैसे हमारे ऊपर डोमिनेंस करते हैं। सारी बातें करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ लिया कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, हम डेट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हिस्टोरियन के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हम हिस्ट्री लिखते कैसे हैं, हाउ डू वी राइट हिस्ट्री, मतलब हमारे हिस्टोरियन कैसे हिस्ट्री लिखते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हाउ डू वी पीरियडाइज, हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, कैसे हम पीरियड वाइज पढ़ते हैं, लिखते हैं कि एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, कैसे पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने भी देख लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कॉलोनी क्या होती है, किसे कॉलोनी कहते हैं, और कॉलोनियल रूल क्या है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, हम आपको उस लिंक में जवाब दे देंगे, कमेंट का जवाब देंगे, आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।